नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। दिल्ली दरबार में मध्य प्रदेश कांग्रेस का कद घटने लगा है। शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जिसे कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स में शामिल किया जा सके। कांग्रेस ने 13 सदस्यीय कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स बनाई है, लेकिन इस सूची में ना तो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को जगह मिली है, न ही दिग्विजय सिंह को। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस से एक भी नेता को इसमें शामिल नहीं किया गया। हालत तब है जब कमलनाथ तो रोज ट्वीट और पत्रों के जरिए प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व ने उनको नज़रअंदाज किया। आज हम इन्हीं पर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता भले ही दिन रात ट्विटर और चिट्ठियों के सहारे प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधे, उनके कामकाज पर सवाल उठाए, लेकिन उनके ये काम खुद उनके ही आला कमान को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स में प्रदेश के किसी भी नेता को स्थान ही नहीं मिला है, जबकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस फोर्स का संयोजक पार्टी से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद को बनाया गया है। इसमें प्रियंका गांधी तो शामिल है, लेकिन राहुल नहीं है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी है और उन्हीं के हरियाणा से आने वाले प्रवक्ता रणवीर सुरजेवाला भी है। रिश्वत कांड में चर्चा में आने वाले पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को भी इसमें जगह मिली है। उम्र दराज अंबिका सोनी, जयराम रमेश भी इसमें शामिल है, लेकिन प्रदेश से ना तो कमलनाथ है और ना दिग्विजय सिंह। जब दतिया और डबरा की जनता कोरोना की मार से मर रही थी, तड़प रही थी, सांसों के लिए उसको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तब बंगाल में दीदी और दीदी करने वाले नेता वहाँ पर क्या कर रहे थे? जनता को अकेला छोड़कर भाग गए थे। सही कहा है गृह मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने कि 3 में न 13 में। अब वो न 3 में रह गए या न 13 में रह गए। पूरा वर्धमान जिला वहाँ पर सूखा साफ करवा के लौटे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है एक काम सौंप दिया है, जो इस कहावत की एक दूसरी लाइन है कि 3 में न 13 में ढोल बजाएं डेरा में। तो अब वो मध्य प्रदेश में डेरा का ढोल बजा रहे हैं। नाश्ते में एक बार ढोल बजाया, लंच में एक बार ढोल बजाया, शाम को एक बार ढोल बजाया, काम खत्म हो गया। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन इस लिस्ट के बाद मानो बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया और सोनिया सहित पूरी कांग्रेस निशाने पर आ गई। कोरोना काल में कांग्रेस नेता पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ओर से हर मुद्दे पर ट्वीट किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोविड रिलीफ टास्क फोर्स में इन दोनों नेताओं का नाम नहीं होने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी जवाबी हमला करने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा कि घर पर बैठे बैठे ट्वीट करने वाले ये दोनों नेता किसी काम के नहीं हैं। इसलिए सोनिया गांधी ने कोरोना टास्क फोर्स की टीम में एमपी के किसी भी नेता को शामिल ही नहीं किया। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि एमपी कांग्रेस के ये नेता ना 3 में है और ना 13 में। एमपी से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भले ही ना लेना हो, लेकिन कांग्रेस में सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता भी हैं। सोनिया गांधी ने उन्हें भी नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि घर पर बैठे बैठे ट्वीट करने वाले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किसी भी कमेटी में लेने के योग्य ही नहीं समझा। अब अंदाज करो आप, मध्य प्रदेश वाले न 3 में है न 13 में। और ठीक है, मान लो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को नहीं लेना होगा। राहुल जी वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, ये भी मानते नहीं है कमलनाथ जी राहुल जी की। तो और बड़े नेता थे हमारे यहाँ पर, पचौरी जी थे, अरुण यादव जी थे, उनको ले लेते। लेकिन इस आपदा की घड़ी में, वैश्विक आपदा की घड़ी में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के एक भी आदमी को काबिल नहीं समझा
कि उस समिति में आ पाए। अब तो मध्य प्रदेश के नेता समझ जाएं कि घर पे बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, लोग तुम्हारी पार्टी के, आपकी पार्टी के भी आपको पसंद नहीं कर रहे। एक भी नेता ऐसा नहीं निकला, मेरे को दुख है इस बात का, कि जो किसी भूखे को रोटी खिला सके अस्पताल पर जाके, किसी पानी प्यासे को पानी पिला सके अस्पताल पर जाके। पीड़ा है, एक विपक्षी दल कहलाता है अपने आप को, एक विपक्ष का नेता है, लेकिन निकले नहीं एक भी दिन, किसी कोविड वार्ड में नहीं गए, बंद कमरे के अंदर बैठे मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा है, ले रहे हैं हम भी। जाहिर है इस सूची को लेकर कांग्रेस के नेताओं की अपनी दलील होगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस लिस्ट ने भाजपाइयों को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास, ये किसी भी पार्टी का अपना एक फैसला होता है कि वो कोई समिति अगर बनाती है वो किसको रखे किसको ना रखे, लेकिन एक सप्ताह पहले तक मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों में चौथे नंबर था, जो बड़े राज्य 20 उनमें से, अब भले 15वें नंबर पर हो गया है। इकलौते शायद मध्य प्रदेश में या कहें कि देश में इकलौते कमलनाथ ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कमोबेश रोज़ किसी एक मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं, रोज़ सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो उनकी बात करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देते हैं, राष्ट्रीय उदाहरण देते हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर वो सवाल जवाब भी करते हैं। दिग्विजय सिंह की भी बात है, जहाँ तक कुछ समय से वो शांत जरूर है, लेकिन वो जब भी बोलते हैं तो कोरोना से लेकर तमाम विषयों पर बोलते हैं। अब जब ये सूची आई है और इसमें मध्य प्रदेश के किसी नेता को स्थान ना मिलना, क्योंकि जो ज़्यादा संक्रमित, अगर कर्नाटक की बात करें तो एक नेता को स्थान मिला है, हरियाणा से 2-2, 3-3 नेता सूची में शामिल हैं, लेकिन राजस्थान की अनदेखी कर दी गई। छत्तीसगढ़ इतना ज़्यादा कोरोना संक्रमित है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र की अगर बात करें जो अभी तक नंबर 1 पे था, या केरल में जहाँ से राहुल गांधी खुद सांसद आते हैं, वहाँ भी उतना ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला नहीं है। तो किस नज़रिए से देखा जाए कि ये सूची केवल कामकाज के आधार पर बनाई गई है, केवल एक दिखावा करने के लिए कि एक सूची बना दी गई है और ये लोग कोरोना कामकाज में जुटे हुए हैं? देखिए मनोज, कोरोना को देश में आए हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। बिल्कुल। और अब आप 1 साल बाद कांग्रेस जागी है कि कोरोना के लेके हुए उसने देश के अंदर कोई कमेटी बनाई है, पॉलिटिकल कमेटी, जो कोरोना के बारे में सरकार की वो देखेगी और समन्वय का काम करेगी या उस सरकार की आलोचना के मुद्दे ढूंढेगी, जो भी करेगी। लेकिन इसमें गौरतलब बात यह कि इसके जो चेयरपर्सन है वो गुलाम नबी आज़ाद है। जी बिल्कुल। तो गुलाम नबी आज़ाद वो शख्स है जो कांग्रेस में सही नेतृत्व की वकालत कर रहे थे, जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी पे राहुल गांधी नाराज़ हुए थे। और जब अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें पहले ये तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो है 23 जून को कर लिया जाए। बिल्कुल। फिर उसके बाद में वो फैसला बदल दिया गया कि कोरोना के कारण जो है अभी हाल फिलहाल उस चुनाव को टाल दिया जाए और सोनिया गांधी अध्यक्षता करती रहें। तो ये कांग्रेस के अंदर जो पीढ़ियों का अंतर्द्वंद है, मुझे लगता है कि उसमें जो कांग्रेस बुजुर्ग होती, कांग्रेस में जो बुजुर्ग नेता हैं, बिल्कुल, वो इस समय राहुल गांधी पे हावी हैं। तो ये एक औपचारिकता जैसी कमेटी है, इसमें मध्य प्रदेश का कोई नेता होता तो भी क्या कर लेता, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ अगर होते जी तो कमलनाथ वहाँ क्या करते? जब कमलनाथ मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा कह रहे कि एक बार घर से बाहर नहीं निकले, चुनाव प्रचार करने वो दमोह जरूर गए, बिल्कुल, लेकिन कोरोना के इस काल में वो कभी किसी अस्पताल में गए हों, कहीं किसी कोविड पेशेंट से देखने किसी अस्पताल की व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्थाएं फैली थी। बिल्कुल। और वो नेता प्रतिपक्ष भी है, कांग्रेस अध्यक्ष के उनका अलावा अपना गृह जिला छिंदवाड़ा बहुत प्रभावित रहा। हाँ, छिंदवाड़ा जरूर गए हो, लेकिन छिंदवाड़ा में भी निश्चित तौर पे वो अपनी कोठी से बाहर नहीं गए होंगे। और उन्होंने छिंदवाड़ा में कुछ मदद भी की, छिंदवाड़ा के लिए उन्होंने चिंता भी की, लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके दिमाग में छिंदवाड़ा था, बिल्कुल। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष है तब भी उनके दिमाग में छिंदवाड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सोनिया जी ने जो कमेटी बनाई है, ये कांग्रेस के लिए एक औपचारिकता जैसी चीज़ है और कि कांग्रेस कुछ कर रही है।
ये दिखाने का, क्योंकि अभी हाल 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बिल्कुल कांग्रेस में उसको बहुत बुरी तरह पराजय देखना पड़ी है। ये पश्चिम हम देख बंगाल रहे जैसे हैं, तो राज्य एक में खाता तरह भी नहीं से खुला। नेतृत्व अपने बचाव के लिए अपनी सक्रियता पर दिखा रहा है। जी, लेकिन एक दिलचस्प चीज जो इस सूची में राहुल गांधी का नाम नहीं है, तो क्या मान लिया जाए क्योंकि राहुल के नेतृत्व पर ही परोक्ष रूप से सवाल उठाए थे गुलाम नबी आज़ाद ने, तो राहुल उनके अंडर में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रियंका गांधी 5वें नंबर पे, तो जाहिर है राहुल दूसरे या तीसरे या हो सकता है 6ठे नंबर पे होते। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये हो सकता है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस के अंदर जो पीढ़ियों का अंतर्द्वंद है वो इसमें सामने आ रहा है जी, कि निश्चित तौर पे राहुल गांधी इस चेयरपर्सन जो है, उनके अलावा भी और सारे लोग हैं जो उस ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी का नेतृत्व और पार्टी के कामकाज को सुधारने के लिए चिट्ठी लिखी थी। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पे नाराज़ है, और हो सकता है कि चूँकि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के आज कल परसों नरसों हमेशा दावेदार हैं। वो कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस आए चाहे ना आए, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। पीएम इन वेटिंग भी तो है। हाँ, तो वो जो है उनकी तुलना में, मतलब ये जो बुजुर्ग नेता हैं, ये उनके कद के आगे छोटे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस राहुल गांधी को ही आगे रख के चुनाव लड़ रही है, नेतृत्व सोनिया गांधी प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं, लेकिन नेतृत्व एक तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में है। चुनाव प्रचार की कमान वो दोनों संभालते हैं। सोनिया गांधी तो अब उम्र के और बीमारी के कारण नहीं कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी हाल केरल में, असम में, पांडिचेरी में, तमिलनाडु में प्रचार किया था। बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने असम में पूरा जोर लगाया था। तो ये जो गांधी परिवार का जो नया नेतृत्व है, निश्चित तौर पे ये जो इस समिति में जो नेता हैं, इनसे इनका कद काफ़ी ऊंचा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद इसीलिए इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि राहुल गांधी के शामिल होने ना होने से इस समिति पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, समिति में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिलचस्प चीज़ कि चिट्ठी पत्री के इस दौर के बीच आज भी जो है जीतू पटवारी ने, जो कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी और 10 सवाल पूछे सरकार से। ये कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई, जबकि खबरें आती रही कि मुख्यमंत्री समय समय पर नेता प्रतिपक्ष या कहें कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ से बात करते रहे हैं। तो जैसा भटनागर जी ने कहा कि 14 महीने बाद उनको ये ध्यान आया है कि सर्वदलीय बैठक कोरोना पर नहीं बुलाई गई है। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के गेटअप और मेकअप पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल वही है कि आप बार बार एक चिट्ठी लिखते हैं, इतिश्री कर लेते हैं, आप सवाल उठा रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? अगर ये कमेटी बनाई जाती और जैसा हम बात कर रहे थे कि कमलनाथ क्यों नहीं है, अगर होते तो क्या करते? तो जो कांग्रेस बार बार उनको ग्लैमराइज करती है कि उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध है, वो डावोस भी जाते हैं, शिवराज सिंह नहीं गए हैं, उनके इतने इंडस्ट्रियलिस्टों से संबंध है, तो अगर उस समिति में अगर वो होते तो शायद वो बेहतर कुछ राहत दिला पाते। भले मध्य प्रदेश में नहीं दिला पाए और छिंदवाड़ा में जो कुछ दिलाई है उनने, वो कभी कभार चिट्ठी पत्री के जरिए आ भी जाती है सामने। देखिए मनोज जी, यदि वो कमेटी में होते तो क्या करते, ये तो भविष्य का, जब वो कमेटी में है ही नहीं है तो क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन वो मध्य प्रदेश में बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। यदि वो मध्य प्रदेश में ही चाह लेते तो बहुत कुछ कर लेते। वो ऐसी एक कमेटी मध्य प्रदेश में भी बना सकते थे जिसके इंचार्ज वो खुद बनते। मध्य प्रदेश में क्या खामियां रह गई हैं सरकार की व्यवस्थाओं में, उनकी पोल खोल सकते थे। सरकार को क्या मदद दे सकते थे, उसका बाकायदा उनकी मदद अपने संबंधों के आधार पर उद्योगपतियों से मदद दिलवाते, उसका प्रचार करते तो जनता के सामने भी जाता कि कमलनाथ ने विपक्ष में रहते हुए भी कितनी मदद की है इस संकट काल में। तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हों, जब उनका नेता प्रतिपक्ष और उनका जो नेतृत्व करने वाला ही घर से नहीं निकलेगा तो बाकी के नेता कैसे निकलेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में जब खाद के दामों पर वृद्धि में कुणाल चौधरी से बात कर रहे थे, उनसे कहा आप क्या कर रहे हो यदि किसानों की मूल्य वृद्धि। बोले कोरोना काल चल रहा है, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, जब होगा कोरोना खत्म होगा तब करेंगे। तो भाई कोरोना काल चल रहा है तो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे पूर्व मंत्री हों, चाहे उनके जो नेतृत्व करने वाले हों, वो तमाम लोग घर में बैठे हैं, तो वहीं से ट्विटर पे या चिट्ठी पत्री से काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ कुणाल चौधरी ने ये नहीं कहा कि जब कोरोना खत्म हो जाए तब किसान खेत में फसल लगाए, फिर हम देखेंगे खाद के दामों को मनोज, लेकर। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि बंगाल में चुनाव के अंदर हिंसा पे भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर दिया। बिल्कुल पूरे देश में किया। अब भोपाल में भी देखा हमने, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना 5-5 प्रदर्शन 10 किया। लोगों की समिति बना। हाँ, लेकिन सीमित संख्या में किया, लेकिन अपना विरोध जता दिया। कांग्रेस पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है। कांग्रेस फर्क है ट्विटर पे चिट्ठी पत्री से एक विरोध और चीज है कि एक तरफ वो कह रहे हैं किसानों के लिए हमने कॉल सेंटर बताया कि सब समस्या सुनेंगे, और दूसरी तरफ उनका एक नेता कह रहा है
कि कोरोना काल चल रहा है, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ा विरोधाभास है। दुर्भाग्य से जो कॉल सेंटर के वो थे वो हाल फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। देव ब्रजेश जी, तो मनोज जी, यदि कांग्रेस चाहे तो उसके लिए, जिससे अब जनता की सेवा का आपने बीड़ा उठाया, जैसे कि आप कहते हो कि जनता के लिए सेवा के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, आप जब वोट मांगने जाते हो तो आज आपके दरवाजे क्यों बंद हैं? आप दरवाजे खोलिए, सारी सुविधाओं के साथ आपको तो इलाज भी मिल रहा है, सब तमाम तरह की। आप सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क का सैनिटाइजर लेके जाइए, लोगों की मदद कीजिए। हमने देखे कांग्रेस में भी कुछ नूरी खान अभी 2 दिन से उनका काम चल रहा है, उन्होंने एक शिक्षिका को लेके खुद एम्बुलेंस चला के आज उन्होंने भर्ती कराया उसको। इससे पहले उन्होंने रोजा तोड़ दिया एक के लिए, प्लाज्मा देने के लिए। तो यदि नेता चाहें तो तमाम तरह से कर सकते हैं राजनीति को छोड़कर। लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति से इतर जाके उसको समाज सेवा करना चाहिए थी। अभी समाज सेवा का समय है। तो यदि कमलनाथ को आप दिल्ली में भी कमेटी में भेज देते या दिग्विजय सिंह जी को भेज देते तो मुझे नहीं लगता है वो यहीं से चिट्ठी पत्री लिखते, और वही जिस तरह से अभी वो मध्य प्रदेश में अन्य मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को लिख रहे हैं, वहाँ दिल्ली में बैठ के सिर्फ ट्विटर पर हमला करते, जिस तरह से पूरी कांग्रेस कर रही, चाहे राहुल गांधी से लेके तमाम नेता। बिल्कुल। तो ट्विटर पर ही उनको करना है, तो कमेटी में रहने को वो तो यहाँ बैठे बैठे बिना कमेटी के भी कर सकते हैं। ये कमेटी तो सिर्फ असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए और एक ठीकरा फोड़ने के लिए कि हमने कमेटी बना दी थी, बाद में कांग्रेस ने क्या किया संकट काल में, तो उसका ठीकरा इस कमेटी पे फोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल। प्रकाश जी, जब लोकसभा के नतीजे आए थे तब कहा गया था कि राहुल गांधी भारी नाराज थे कमलनाथ से कि उन्होंने अपने बेटे को नकुलनाथ के टिकट दिलाया, उस पर जीत पे ध्यान दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री से नाराज थे। अभी जो आपने कहा कि कांग्रेस में जो बुजुर्ग नेताओं की चल रही है, तो ऐसे में ये 2 नेता ऐसे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ठीक है, राहुल से के साथ साथ उनकी एक तो राजनीतिक गुरु रहे थे राहुल के दिग्विजय सिंह, और दूसरे के बारे में कहा जाता था कि जब अहमद पटेल नहीं रहे, मोतीलाल वोरा नहीं रहे, तब उनको शायद दिल्ली में स्थान मिलेगा। लेकिन जब सोनिया गांधी जब टीम बना रही है, तब भी अगर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ नहीं होना तो उसमें मध्य प्रदेश के मायने में कैसे देखा जाए? क्योंकि रिश्वत कांड में जिस नेता का टिकट काट दिया गया वो कोषाध्यक्ष बना हुआ उस कमेटी में। अंबिका सोनी की बात करें या तमाम सारे ऐसे बुजुर्ग लोग कि अगर आपको युवा नेता भी रखते ताकि वो समन्वय का काम करते, तब भी लगता है कि ये भागदौड़ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जयराम रमेश शायद कुछ महीनों से या सालों से लोगों ने उनको देखा नहीं होगा कि वो कहाँ पर हैं, अगर उनके बयान छोड़ दिए जाएं। बीवी श्रीनिवास की बात हो रही है जो कि यूथ कांग्रेस के महज 49 साल के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जब इन सबको ही आपको करना है तो फिर यूथ नेतृत्व की जरूरत ही क्या कांग्रेस को? देखिए, मज़ेदार बात है मनोज के, जब मध्य प्रदेश के अंदर तो स्वाभाविक है कि एक अक्षम नेतृत्व था जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद पूरा बहुमत नहीं ला पाया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में जब आप सरकार नहीं चला पाए 15 महीने, मतलब आप हर मोर्चे पे अक्षम साबित हुए। लेकिन ये पता नहीं गांधी परिवार या कांग्रेस का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के बारे में कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। कमलनाथ के गांधी परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं, दुनिया जानती है। बिल्कुल। वो खुद अपने आप को इंदिरा जी का तीसरा पुत्र भी बोलते थे। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार सफल है। पहले आपने सरकार गंवाई, दल बदल की नौबत आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप संभाल नहीं सके। इससे उलट आप देखेंगे कि राजस्थान में भी सारा घटनाक्रम हुआ। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ी राजनीतिक चतुराई से अपने आप को बचाया और जिन्होंने बगावत की उनको असफल करार किया। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ राजनीतिक तौर पे जब उनके पास एक चुनौती, एक महत्वपूर्ण दायित्व, अभी तक आप दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे, पार्टी के अंदर महासचिव की भूमिका में थे, वहाँ तक सब ठीक था। लेकिन जब आपके पास एक राज्य की जवाबदारी आई है एज ए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए नेता प्रतिपक्ष, तो आप हर जगह असफल साबित हो रहे हो। बिल्कुल। मुख्यमंत्री रहते हुए आप सरकार नहीं चला पाए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, कर्ज माफ़ी जैसा बड़ा वादा करने के बाद आप पूरा बहुमत नहीं ला पाए। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसकी एक धारणा कमलनाथ जी के बारे में है, लेकिन वो कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में फिलहाल कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। जैसा कमलनाथ जी चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। और शायद वो कुछ मजबूरियां भी होंगी। और दूसरी बात आपने जो कही थी कि वो उन्होंने अपने पुत्र को टिकट दिया, कांग्रेस में कौन सा ऐसा नेता है बड़ा जो अपने किसी रिश्तेदार को टिकट देना चाहे और कोई उसे रोक ले? बिल्कुल। दिग्विजय सिंह ने चाहा तो जयवर्धन सिंह ने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया था और कैबिनेट मंत्री भी बन गए, बाद में दूसरी बार का चुनाव जीते और बन गए। तो आप ये पूरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो नेता पुत्रों के अलावा नेता नया कौन है?
ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए वो तो कांग्रेस में इसको लेकर तो नाराजगी हो ही नहीं सकती। तो शायद इसी कारण उन्होंने लिस्ट बना दी कि नेता पुत्र ना हो, लेकिन नेता पुत्री जरूर आ गई, इसमें प्रियंका गांधी ये कह इससे सकते उलट हैं। आप बीजेपी में देखिए, हमने बीजेपी में देखा कि यदि आपने नेता पुत्र ने अपने पुत्र के लिए टिकट के लिए जीत करके टिकट लिया है तो उसे कहीं चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल। एक ही टिकट मिला। चाहे हम यहाँ पे गौरीशंकर शेजवार का उदाहरण देखें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय का उदाहरण देख लें, गोपाल भार्गव के सुपुत्र को हमने देखा सक्षम है, लेकिन पार्टी ने गोपाल भार्गव को टिकट दिया, बेटे के बारे में कोई विचार ही नहीं किया। बिल्कुल। तो ये वंशवाद वाला जो सिस्टम है उसके मामले में नरेंद्र मोदी की आप तारीफ कर सकते हो। कोरोना के असफलताओं को लेके आप तमाम तरह की आलोचनाएं केंद्र सरकार और मोदी के माथे डाल सकते हो, लेकिन इस मामले में आपको तारीफ करना पड़ेगी। ब्रजेश जी, तारीफ की बात है तो उससे जुड़ी एक और चीज़ है कि जब गुलाम नबी आज़ाद की जब विदाई हो रही थी राज्यसभा से, और शायद वो मोदी के सबसे भावुक भाषणों में से एक था, और जिस प्रकार से कमेंट उस पर आए थे, वो गुलाम नबी आज़ाद ने बाद में जो कुछ कहा, तो क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस ने जिस मंशा से गुलाम नबी आज़ाद को इसका संयोजक बनाया कि आप एक समन्वय का तो काम करेंगे, लेकिन आपको सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना है, तो वो काम बेहतर तरीके से क्या गुलाम नबी आज़ाद कर पाएंगे? क्योंकि कुछ ही महीने पहले एक पक्षी संवाद नहीं हुआ था, क्योंकि उसी अंदाज में गुलाम नबी आज़ाद ने भी उसका जवाब दिया था। तो क्या कांग्रेस यहाँ पर भी एक रणनीतिक गलती कर बैठी? निश्चित तौर पर कांग्रेस के मन में मनोज जी ये बात रही होगी कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विदाई हुई थी और प्रधानमंत्री खुद भावुक हो गए थे और आज़ाद भी भावुक हो गए थे, और जैसा कि लग रहा था कि आज़ाद की नज़दीकियाँ भाजपा की तरफ दिखती नज़र आ रही थी, लग रहा था कि बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में इन पर दाव लग आएगी भाजपा। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी और जिसको भाजपा भुनाना चाहती होगी, तो कांग्रेस को लगा कि क्यों ना आप जो G23 के नेता हैं, और जिस तरह से भटनागर जी ने बताया है कि चुनाव होने वाला था अध्यक्ष का, लेकिन इन नेताओं को संतुष्ट करने के लिए जो बुजुर्ग लॉबी है वो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हो गई, और चेयरमैन इसलिए बना दिया गुलाम नबी आज़ाद को कि जो नज़दीकियाँ हैं, यदि आप कमियाँ तो सरकार की उजागर करोगे ही निश्चित तौर पर। यदि आप किसी एक कमेटी के अध्यक्ष हो तो आपको दिखेगा कोरोना काल में सरकार की क्या असफलताएं हैं, तो आपको उजागर करना पड़ेगा, कटाक्ष करना पड़ेगा, सवाल उठाने पड़ेंगे। तो आप में जो नज़दीकियाँ होंगी भी तो वो कहीं ना कहीं दूरियों में बदल सकती हैं। या तो आप शांत रहोगे तो आप पे संगठन ठीकरा फोड़ देगा कि हमने आपको कोरोना में समन्वय के लिए, आपको सरकार की खामियां उजागर करने के लिए एक कमेटी का चेयरमैन बनाया था, अध्यक्ष बनाया था। आपने क्या किया? यदि आप नेतृत्व पर सवाल उठाते हो कि अक्षम नेतृत्व है या लगा ऐसा हमें अध्यक्ष चाहिए जुझारू हो, तो आपको जब मौका मिला सरकार पे इतने बड़े संकट में, तो आपने सरकार की क्या खामियां उजागर की? आप भी कांग्रेस की वकालत करते हो, कांग्रेस संगठन की वकालत करते हो, अच्छे अध्यक्ष की मांग करते हो, तो आप भी तो एक कमेटी के अध्यक्ष हो। आपका काम का आकलन किया जाएगा, तो आप आगे जाके आप नेतृत्व सवाल नहीं उठा पाओगे। यदि आपने कुछ नहीं किया तो आप पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। आप कुछ करोगे तो जो आपकी इधर जाने की जो संभावनाएं थी वो खत्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बाकायदा, कांग्रेस अध्यक्ष ने रणनीतिक तहत इन लोगों को इस कमेटी में रखा है कि एक तरफ उनके सामने आ गए कुआं है, एक तरफ खाई है, वो ये करेंगे तो इधर उनको नुकसान है और इधर करेंगे तो इधर नुकसान है। लेकिन आपको नहीं लग रहा जो चुके हुए लोगों पे दाव लगाया कि अगर मान लीजिए गुलाम नबी आज़ाद असफल साबित होते तो आप उनका बिगाड़ेंगे क्या? चुके हुए लोगों अंबिका सोनी की अगर बात करें या जयराम रमेश की बात करें, तो ये तो राजनीति उम्र के उस पड़ाव पर है कि बहुत ज्यादा अंतर पड़ना नहीं है। पार्टी पहले ही किनारा करना चाहती थी मनोज जी। ऐसे नेताओं के नाम बताओ कांग्रेस में जिनको आप ये कह सकते हो कि चुके मत चौहान, ये सारे भी बात चुके हुए है। हैं। कांग्रेस में नाम बताओ आपके चुके मत चौहान कौन सफल है, राहुल गांधी से लेके। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, मतलब कि कोई भी लीडरशिप को अगर आप डेवलप नहीं होने दोगे, उसको ताकतवर नहीं बनाओगे, तो उसका हर्ष ऐसा ही होगा जैसा कांग्रेस में तमाम नेताओं का हो रहा है। तो वो तो इसमें भी खुश है कि पश्चिम बंगाल में अगर खाता नहीं खुला है, लेकिन बोले बीजेपी की सरकार नहीं बनी, यानी पति मर गया इस बात का गम नहीं, लेकिन स्वतंत्र विधवा हो जाए ये जरूरी है। तो अगर इस सोच पे कांग्रेस चलेगी तो आप अंदाज लगाओ भविष्य में क्या होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो समिति जिस हिसाब से बनाई गई है, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है, वो पहले दिन से शक के घेरे में, कटघरे में निश्चित तौर पे, क्योंकि इस समिति का अब कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेसी है, घाटी कांग्रेसी, उन्होंने कांग्रेस को कभी छोड़ा भी नहीं है, तो अभी हाल उनका मोदी ने जो भी भावुक भाषण उनके बारे में दिया, उन्होंने जो भी बोला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर कपिल सिब्बल भी है, विवेक तनखा भी है, ढेर सारे नेता थे, वो आनंद शर्मा भी थे,
मुकुल वासनिक भी उसमें शामिल थे। तो ये लोग तो पार्टी संगठन में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी वो लोग हैं जिनका अपना जनाधार नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात यही, क्योंकि तो रणदीप आपकी सुरजेवाला पार्टी की का बात- नेतृत्व का तो चूक ही गया करिश्मा। बिल्कुल अब जो लोग सुधार की बात कर रहे हैं उनका भी नहीं है, तो अभी तो कांग्रेस को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इनको कांग्रेस में अपना ही संकट लगने लगा, अस्तित्व का संकट से जूझ रहे थे ये। इनको लग रहा था कि नई पीढ़ी आ जाएगी। जिस तरह से राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, युवाओं को जिस तरह से मौके दिए थे, तमाम युवाओं को मौके मिल रहे थे, तो एक पीढ़ी जो, जैसे भटनागर जी ने पहले भी कहा कि द्वंद्व चल रहा है। लेकिन कांग्रेस अब शायद युवाओं को उतने मौके नहीं दे रही जितना कांग्रेस राहुल गांधी को दे रही है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन समय और इजाज़त नहीं देता, इसलिए आप दोनों से ही विदा लेना पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक अच्छी मंशा के साथ एक कमेटी बनाई है, लेकिन जिस प्रकार से उसमें लोगों का चयन किया गया है, उससे ये साफ जाहिर है कि ये केवल और केवल कह सकते हैं कि विरोध के नाम पे या औपचारिकता पूरी करने के नाम पे इस कमेटी का गठन किया गया है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए, या पड़ोसी छत्तीसगढ़ या राजस्थान की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, जहाँ पर कोरोना का संक्रमण का सर्वाधिक खतरा था, वहाँ से ऐसे चेहरे लिए नहीं गए। क्योंकि इन प्रदेशों में इन नेताओं का जो कद है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो कांग्रेस लगातार कहती रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले कमलनाथ है, मध्य प्रदेश में वो एक करिश्मा कर सकते थे, अगर 5 साल मिलता था तो तस्वीर बदल सकते थे। इस आपदा ने एक अवसर दिया था शायद उसको, कि इस अवसर को वो सेवा काल के रूप में अगर मनाती कांग्रेस और मोर्चे पर आकर कमलनाथ या दिग्विजय सिंह इसको लीड करते, तो शायद उनके राजनीतिक भविष्य के लिए तो बेहतर होता ना होता, लेकिन कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा होता। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस ने जिस मंशा से इस कमेटी का गठन किया है, वो कम से कम 100% ना सही, अगर वो 50% भी अगर अपने उद्देश्यों में सफल रही, तो कोरोना पीड़ितों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।